हेलो और स्वागत है सभी का एआई रिसर्च चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि सुनने वाले आज की इस गहरी चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि आज का मुद्दा बहुत ही खास है। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले ही मैं कहूंगी कि लोग इस चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो बातें आज हम करने वाले हैं वो सच में किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं। सही बात है। और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा तो वादा है कि इस मंच पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मददगार जानकारी लगातार आती रहेगी। तो आज का विषय हमने लिया है एक बेहद मशहूर दस्तावेज से, जो रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट के अंशों पर आधारित है। हाँ, और रोचक बात ये है कि स्रोत बताते हैं कि ये कोई आज का मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। दस्तावेजों के मुताबिक ये एक सदियों पुराना रहस्य है। सदियों पुराना मतलब हम किस दौर की बात कर रहे हैं? अरे सदियों से केटो, शेक्सपियर, बीटोवन, लिंकन और आइंस्टाइन जैसे इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझा था और इसका इस्तेमाल भी किया था। ओह वाह! तो आज हमारा मकसद यही है कि हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को पूरी तरह से डिकोड करें और ये समझें कि कैसे किसी भी इंसान के विचार उसके पूरे जीवन का आकार तय करते हैं। और इस पूरे नियम की बुनियाद शुरू होती है हमारे दिमाग और हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी से, यानी आवृत्ति। स्रोत साफ कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज, मतलब हर एक चीज ऊर्जा है, एनर्जी है। ओके, तो हम इंसान भी एक तरह की एनर्जी हुए? बिल्कुल। एक इंसान तो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर है। हमारे दिमाग से निकले हुए विचार बिल्कुल एक टीवी या रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह काम करते हैं और लगातार ब्रह्मांड में संचरित होते रहते हैं। अच्छा वेट, अगर विचार ट्रांसमिशन टावर्स हैं तो मैं इसको ऐसे सोच रहा था कि क्या हम इस दिमाग को एक टीवी रिमोट की तरह समझ सकते हैं? टीवी रिमोट? हाँ, कैसे? मतलब जैसे कोई अनजाने में अपने रिमोट से सैड सॉन्ग्स का चैनल लगा ले, दुखी गानों वाला चैनल, और फिर बैठकर रोने लगे और शिकायत करे कि टीवी पर सिर्फ दुख भरा कंटेंट क्यों आ रहा है, जबकि रिमोट तो उसी के हाथ में है। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है, पर इसमें एक बहुत बड़ा पेच है जो स्रोत समझाते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड नहीं शब्द को फिल्टर नहीं कर पाता। एक सेकंड, नहीं को फिल्टर नहीं कर पाता मतलब डोंट शब्द को? एग्जैक्टली। अगर कोई कहता है मुझे देरी नहीं चाहिए, तो दिमाग पहले उस देरी की, उस डिले की इमेज बनाता है और ब्रह्मांड उसको मुझे देरी चाहिए के रूप में ही प्रोसेस करता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत अजीब बात है। तो अगर कोई सोचे कि मुझे बीमार नहीं पड़ना है, तो वो बीमारी को ही इनवाइट कर रहा है। सही पकड़ा आपने। इसीलिए दस्तावेजों में कहा गया है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को जानबूझकर और सोच समझकर चुनना सबसे जरूरी कदम है। फोकस उस पर होना चाहिए जो चाहिए, उस पर नहीं जो नहीं चाहिए। ठीक है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए तो ये थोड़ा डरावना नहीं लगता? डरावना क्यों? दस्तावेजी कहते हैं कि एक इंसान को दिन में लगभग 60,000 यानी 60,000 विचार आते हैं। अब हर वक्त उन 60,000 विचारों को मॉनिटर करना, उन पे पहरा लगाना, ये तो थका देने वाला और इम्प्रैक्टिकल काम हो जाएगा। कोई आम इंसान ये कैसे करेगा? हाँ, ये एक बहुत कॉमन डाउट है, लेकिन नेचर ने इसका भी इंतजाम किया हुआ है। इंसान को अपने एक एक विचार पर ध्यान नहीं देना है। नेचर ने हमें भावनाएं दी हैं, यानी फीलिंग्स, जो एक फीडबैक मैकेनिज्म का काम करती हैं। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब कैसा महसूस हो रहा है उससे चेक करना है? बिल्कुल। अच्छा महसूस करना यानी आप सही फ्रीक्वेंसी पर हैं। और बुरा महसूस करना यानी चिड़चिड़ा होना, उदास होना, ये सब ब्रह्मांड की तरफ से एक वार्निंग है, एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बदलो। अच्छा, जैसे कार के डैशबोर्ड पर वो इंजन लाइट जलती है ना, जब इंजन लाइट जलती है तो हम अंदर का एक एक पुर्जा नहीं खोलते, हम बस समझ जाते हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल, इंजन लाइट जैसा। बुरा लगना ही वो रेड लाइट है। और इसमें लीजा निकल्स एक बहुत बढ़िया पॉइंट जोड़ती हैं। वो कहती हैं कि ये जो टाइम डिले है, यानी समय का विलंब, ये हम इंसानों के लिए एक आशीर्वाद है। वेट, टाइम डिले आशीर्वाद कैसे? लोग तो चाहते हैं कि उनकी विश तुरंत पूरी हो जाए। सोचिए, अगर टाइम डिले ना हो और आपके दिमाग में एक नकारात्मक विचार आए और वो अगले ही सेकंड हकीकत बन जाए, तब क्या होगा? तो तब तो सच में पूरी दुनिया में डिजास्टर हो जाएगा। सही बात है। ये डिले हमें मौका देता है कि जब वो इंजन लाइट जले, तब हम रुककर अपने नकारात्मक विचारों को बदल सकें। इसलिए भावनाएं एक शॉर्टकट है हमारी स्टेट को ठीक करने का।
समझ गया। अब अगर हमें अपनी फ्रीक्वेंसी और इस फीडबैक सिस्टम का पता चल गया है तो सवाल आता है कि अपनी चाहतों को हासिल करने का असली यानी सच्चा तरीका क्या है। स्रोत यहाँ एक 3 कदम वाली रचनात्मक प्रक्रिया की बात करते हैं। द क्रिएटिव प्रोसेस। हाँ, जिसमें पहला कदम है मांगना यानी आस्क। डॉक्टर जो विटैली इसकी तुलना ब्रह्मांड के कैटलॉग से ऑर्डर करने से करते हैं। कैटलॉग से ऑर्डर करना मतलब ऑनलाइन शॉपिंग जैसा कुछ। हाँ, जैसे आप किसी वेबसाइट पर एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपको पता होता है कि चीज आएगी, आपको सिर्फ एक बार पूरी स्पष्टता के साथ मांग रखनी होती है, बार बार नहीं मांगना है, क्योंकि बार बार मांगने से डाउट झलकता है। ठीक है, ऑर्डर कर दिया। अब दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है विश्वास करना यानी बिलीव। और ये सबसे मुश्किल होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कैसे होगा, ये उनको खुद सोचना है, जबकि स्रोत कहते हैं कि कैसे होगा ये सोचना इंसान की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, तो हाउ वाले पार्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। बिल्कुल। ये कैसे ब्रह्मांड का डोमेन है। अगर आप कैसे में उलझ गए तो आप विश्वास की नहीं, डर की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। और फिर तीसरा कदम? तीसरा कदम है पाना यानी रिसीव। इसका मतलब है वैसा ही महसूस करना शुरू कर देना जैसा आप अपना मकसद पूरा होने पर महसूस करते। जैसे मार्सी नाम की एक महिला का उदाहरण दिया गया है। हाँ, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि चीजें कैसे और कहां से आएंगी। उसने बस उस एहसास में जीना शुरू कर दिया जैसे उसके पास वो सब पहले से है, और उसने सच में उन चीजों को आकर्षित कर लिया। ये सुनने में बड़ा मैजिकल लगता है, पर यहाँ मेरे दिमाग में एक जरूरी सवाल आता है। अगर मुझे सिर्फ क्या ये उस पर ध्यान देना है और कैसे को छोड़ देना है, तो क्या लोग आलसी नहीं बन जाएंगे? मतलब फिर एक्शन का मेहनत का क्या रोल रह जाएगा? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दस्तावेज ये नहीं कहते कि एक्शन मत लो, बल्कि वो इंस्पायर्ड एक्शन की बात करते हैं। यानी जब सही प्रेरणा मिलती है, अंदर से एक आवाज आती है, तब जो एक्शन लिया जाता है वो थकान नहीं देता। यानी जब मौका सामने आए तब आलसी बनकर बैठना नहीं है। सही। ब्रह्मांड को गति पसंद है, स्पीड पसंद है। जब इंट्यूशन से इशारा मिले तो बिना देर किए एक्शन लेना जरूरी है। ओके, समझ गए। लेकिन जब बात बड़े सपनों की आती है ना, तो अचानक से अटूट विश्वास पैदा करना दिमाग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। होती है दिक्कत। इसीलिए स्रोत कहते हैं कि इस बिलीफ मसल को, इस विश्वास के मसल को छोटी छोटी चीजों से आकार देना चाहिए। हाँ, स्रोतों में इसके बहुत रोचक किस्से हैं। एक इंसान ने सिर्फ एक कप कॉफी आकर्षित करके अपनी शुरुआत की थी। और जो शुगरमैन की पार्किंग वाली आदत। हाँ, यस। जो शुगरमैन हमेशा एडवांस में पार्किंग मिलने पर शुक्रिया कहते थे और उन्हें हमेशा परफेक्ट पार्किंग स्पेस मिल जाती थी। शुक्रिया कहने से फ्रीक्वेंसी तुरंत शिफ्ट होती है। ये ग्रैटिट्यूड यानी आभार वाला पार्ट तो बहुत डीप है। यहाँ 1870 के दशक के प्रेंटिस मुल्फर्ड के विचार भी हैं, जहां वो कहते थे कि दिन की शुरुआत से पहले ही उस दिन को अपने विचारों में डिजाइन कर लेना चाहिए। बिल्कुल, एडवांस में शुक्रिया अदा करना। और जेम्स रे का रूटीन तो बड़ा ही प्यारा है। वो सुबह बिस्तर से उठते ही फर्श पर हर कदम रखते हुए एक कदम पे थैंक और दूसरे पे यू कहते थे। वाह, सुबह के पहले चंद कदमों में ही फ्रीक्वेंसी सेट। यहाँ तक कि स्रोतों में लिखा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी दिन में सैकड़ों बार लोगों का और चीजों का धन्यवाद कहते थे। हाँ, और उन ग्रैटिट्यूड रॉक्स का उदाहरण भी तो है। हाँ, वो पत्थर वाली कहानी ना, एक इंसान ने नदी किनारे से पत्थर उठाया और जब भी जेब में हाथ डालता उस पत्थर को छूकर शुक्रिया कहता, और फिर उसने ऐसे पत्थर अपने दोस्त को भेजे जिसका बेटा बीमार था। ट्यूड फ्रीक्वेंसी बदलने का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली तरीका है। और फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए आई एम एफर्मेशंस का भी जिक्र आता है। चार्ल्स हैनेल इसको बहुत शक्तिशाली मानते थे, क्योंकि मैं हूं एक ऐसी घोषणा है जो सच को सीधे प्रकट करती है। सही बात है। जब आप आई एम कहते हैं, आप खुद को उस आवृत्ति के साथ जोड़ लेते हैं। पर जॉन डिमार्टिनी ने इन तस्वीरों या विजुअलाइजेशंस को लेकर एक बड़ी अच्छी टिप दी थी, वो मूवमेंट वाली बात। हाँ, उन्होंने समझाया कि दिमाग में सिर्फ एक रुकी हुई तस्वीर मत देखो, उस तस्वीर में गति होनी चाहिए। मतलब एक रुकी हुई फोटो से ज्यादा एक चलती फिरती मेंटल फिल्म बेहतर काम करती है, क्योंकि अगर फोटो रुकी हुई है तो दिमाग जल्दी भटक जाता है, पर फिल्म दिमाग को एंगेज रखती है। एग्जैक्ट पॉइंट। दिमाग जब एक्शन देखता है तो वो उस रियलिटी को जल्दी एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ तक तो हमने घर, गाड़ी या करियर आकर्षित करने की बातें की, लेकिन ये नियम सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित तो नहीं है। हमारी सेहत और रिश्तों पर इसका कैसा असर पड़ता है?
इसका असर वहाँ सबसे गहरा होता है। रिश्तों की बात करें तो अगर कोई इंसान खुद के साथ ही प्यार और सम्मान का व्यवहार नहीं करता, तो वो ब्रह्मांड को क्या सिग्नल दे रहा है? यही कि वो उस सम्मान के लायक नहीं है। और नतीजा ये होता है कि दूसरे लोग भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। यहाँ लीसा निकल्स की एक बात आती है जो सुनने में थोड़ी अजीब या मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल लगती है। वो कहती हैं कि अपने आसपास की चीज़ों को आशीर्वाद देना चाहिए और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी दुआ देनी चाहिए। हाँ, प्रेज एंड ब्लेस। पर सोचिए ना, अगर कोई किसी बुरे दौर से गुजर रहा हो, किसी ने उसके साथ कुछ बेहद बुरा किया हो, तो उस हालात में दुश्मन को दुआ देना तो नामुमकिन लगता है। कोई ऐसा क्यों करेगा? देखिए, लोगों को लगता है कि दुआ या आशीर्वाद देना सामने वाले के फायदे के लिए है, पर मनोवैज्ञानिक सच ये है कि दुश्मनों को दुआ देना दरअसल अपने आप को नकारात्मक फ्रीक्वेंसी के बोझ से मुक्त करना है। ओह, मतलब ये हम खुद अपने लिए करते हैं। बिल्कुल। जब कोई नफरत रखता है तो उसकी अपनी एनर्जी उस लो वाइब्रेशन में फंस जाती है। दुआ देना उस नेगेटिव अटैचमेंट को तोड़ने का और खुद को हल्का करने का अस्त्र है। ये पूरे पॉइंट को ही नई रोशनी में ला देता है। और सेहत वाला पहलू क्या है? सेहत में नियम ये है कि बीमारी के बारे में लगातार बात करना सिर्फ बीमारी को और ज्यादा आकर्षित करता है। इंसान को हमेशा आदत डालनी चाहिए ये कहने की कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फोकस हेल्थ पर होना चाहिए, डिजीज पर नहीं। और स्रोत यहाँ दुनिया भर की अशांति और तनाव भरी खबरों की भीड़ के बारे में भी चेतावनी देते हैं। वो जो हम हर रोज नेगेटिव न्यूज़ के इनंडेशन में डूबे रहते हैं, उनसे दूर रहना भी तो जरूरी है। सही कहा। अगर आप लगातार डर वाली खबरें देखेंगे तो आप अपनी दुनिया में वही डर आकर्षित करेंगे। इसलिए अपने फोकस को बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं संक्षेप में समेटूं, तो आज हमने ये समझा कि आकर्षण का नियम, हमारी भावनाओं का फीडबैक सिस्टम और सबसे जरूरी आभार यानी ग्रैटिट्यूड, ये तीनों किसी भी इंसान की जिंदगी को जड़ से बदल सकते हैं। हाँ, और बस ये याद रखना है कि कैसे होगा इसकी चिंता छोड़ देनी है। सिर्फ विश्वास रखना और आभार पर ध्यान देना ही असली रहस्य है। सही। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सोचने पर मजबूर करने वाला ख्याल छोड़ना चाहूंगा। स्रोतों में डॉक्टर जॉन हेगलिन का एक बयान है। वो कहते हैं कि अभी इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 5% इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ 5%? हाँ, जरा सोचिए, अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी कामयाबियां जो हमने देखी हैं, ये सब सिर्फ उस 5% दिमाग का नतीजा है, तो जब इंसान अपनी 100% मानसिक और भावनात्मक क्षमता को समझ लेगा, तब हमारी दुनिया क्या क्या हासिल करने में सक्षम होगी। तब शायद सच में कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। हमारी सोच की पूरी पोटेंशियल जागृत हो जाएगी। बिल्कुल। क्या पता अंतरिक्ष नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग ही हमारा आखिरी फ्रंटियर यानी आखिरी सीमा है। तो इसी विचार के साथ हम आज का द डीप डाइव समाप्त करते हैं। अगर AI रिसर्च चैनल की ये पेशकश आपको मददगार लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस रहस्य को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारा वादा है कि आगे भी हम ऐसे ही रोचक और जिंदगी बदल देने वाले ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखें, शुक्रगुजार रहें और अपनी फ्रीक्वेंसी को हमेशा ऊंचा रखें। धन्यवाद।